Assalamu alaikum dear students. I am Yasin Rashid Mir, teacher at High School Kashlu. Today we are going to study about how is a major policy decision taken. आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है How is a major policy decision taken. जो बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, हाउ दीज डिसीजंस आर टेकन. ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और ये राइट किस ऑर्गन को है और ये राइट किस इंस्टीट्यूशन को है जो ऐसे मेजर डिसीजंस ले सकता है. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैं आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट में बता चुका हूँ कि ये जो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है, चूँकि हमारा जो गवर्नमेंट है इसके 3 ऑर्गन्स है. कोई भी गवर्नमेंट हो इसके 3 ऑर्गन होते हैं और ये 3 ऑर्गन अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन में रहकर काम करते हैं. दे वर्क सेपरेटली इन देयर ओन ज्यूरिसडिक्शंस. तो ये कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को. अब अगर ये ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस होता है. यानी ये ऑलरेडी एक थ्योरी है. थ्योरी में इस थ्योरी का नाम है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस. सेपरेशन ऑफ पावर इसी तरह होता है, ये हॉरिजॉन्टली होता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. अब अगर ये अपनी जुरिडिक्शन के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तब जाके क्या होता है, इन पे चेक्स एंड बैलेंसेस होता है. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज हम देखते हैं कि जो मेजर डिसीजंस होते हैं, जो मेजर पॉलिसीज़ होती है, उन पॉलिसीज़ को किस तरह फ्रेम किया जाता है और ये राइट किस पार्टी को होता है और ये राइट किस इंस्टीट्यूशन को होता है. कौन सा इंस्टीट्यूशन बड़े डिसीजंस ले सकता है. क्योंकि अगर आप अपने टेक्स्ट बुक की ओर देखेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है. एक्चुअली क्या होता है, 1990 में एक आर्डर निकल के आता है. ये जॉइंट सेक्रेटरी होता है जो एक ब्यूरोक्रेट होता है, लेकिन वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है. वो क्या करता है, वो एक ऑर्डर निकालता है और वो जो ऑर्डर होता था और वो जो ऑर्डर था वो मामूली ऑर्डर नहीं था. हम आम तौर पर देखते हैं कि जिस तरह आप अपने स्कूल्स में देखते हैं या इसी तरह हम बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे R&B डिपार्टमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो रोज़ बरोज़ ऑर्डर्स निकालते हैं. उनको हम ऑर्डिनरी ऑर्डर्स कहते हैं. इसी तरह जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जैसे डिविजनल कमिश्नर हो या SP हो पुलिस विंग का, या SP हो या DGP हो, ये भी ऑर्डर्स निकालते हैं. उन ऑर्डर्स को हम ऑर्डिनरी ऑर्डर्स कहते हैं. इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी ने भी ये ऑर्डर निकाला था, लेकिन ये ऑर्डिनरी ऑर्डर नहीं था. जबकि उसका राइट था कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी ऑर्डर निकाल सकता था, लेकिन उसने ये वाला ऑर्डर जो निकाला था, दैट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑर्डर. बट उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा गया था कि ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होते हैं, इनको 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो जॉब्स हो या और कोई सुविधाएं हो और कोई फैसिलिटीज़ हो, उनमें उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए. ये कोई मामूली बात नहीं थी. ऑर्डर तो वो ऑर्डिनरी ऑर्डर निकालता है, लेकिन जो इसमें लिखा गया था, दैट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑर्डर, दैट वाज नॉट द ऑर्डिनरी जजमेंट. वो ऑर्डिनरी जजमेंट नहीं था, बल्कि इससे हंगामा शुरू हो गया. क्योंकि एक कर्मचारी, एक जो मुलाजिम होता है, जो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है, उसने इस तरह का ऑर्डर निकाला. इससे प्रोटेस्ट शुरू हो गई, इससे हंगामा शुरू हो गया. क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. आपको ये अच्छे से याद होगा. जो लॉज जो फार्मुलेट करने होते हैं वो लेजिस्लेचर का काम होता है. पॉलिसी जो बनानी होती है वो लेजिस्लेचर का काम होता है. क्योंकि ये जो जॉइंट सेक्रेटरी है, ये ब्यूरोक्रेट है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहलाता है, ये एग्जीक्यूटिव विंग में फॉल होता है. इसका काम होता है टू मेक एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज. बट इसने क्या करा, इसने 1990 में एक ऑर्डर निकाला, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस ऑर्डर में क्या लिखा गया था. तो उससे क्या हुआ, उससे हंगामा हो गया. क्योंकि अगर आप अपनी स्क्रीन की ओर भी देखेंगे, एक ही पेज पे ये मुश्तमिल था ये ऑर्डर. तो इसमें उसने जो ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से उनको 27% रिजर्वेशन देने का वादा किया है, ये ऑर्डर निकाला. तो इससे हंगामा हुआ. फिर क्या हुआ, फिर अल्टीमेटली ये बात जो है, ये इससे पूरी कंट्री हिल गई. तो इस पर पार्लियामेंट में चर्चा होनी शुरू हो गई. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आप अपनी स्क्रीन की ओर देख सकते हैं, जो ये प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ नोन एज द हेड ऑफ द स्टेट.
اینڈ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، پرائم منسٹر از نون ایز دی ہیڈ آف دی گورنمنٹ. اور جو پارلیمنٹ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جس میں لوک سبھا ہو، راجیہ سبھا ہو اور پریزیڈنٹ ہو، یہ تینوں مل کے ایک پارلیمنٹ بناتے ہیں. اب جب جو بل پاس ہوتی ہے، جو لا پاس ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ سے ہو کے آتا ہے. وہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جو ممبرس ہوتے ہیں وہ اس پہ ووٹنگ کرتے ہیں. پھر جب اس پہ میجارٹی آف ووٹز اس طرف ہو جاتے ہیں بل کے اور بل کے فیور میں، تب جا کے وہ بل پاس ہوتا ہے. پھر لاسٹ میں اس پہ پریزیڈنٹ آف انڈیا سائن کرتا ہے اور وہ لا بن جاتا ہے. تو یہاں پہ ایسا ہی ہوا. یہ بل جب ہنگامہ ہوا تو اس بل کو پارلیمنٹ میں لایا گیا. تو پارلیمنٹ نے کیا کرا، پارلیمنٹ نے اس پہ بحث کرنی شروع کر دی. تو انہوں نے ڈائریکٹلی اس بل کو پاس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس پہ پہلے بحث کی، اس پہ ووٹنگ ہوئی. الٹیمیٹلی انہوں نے ایک کمیشن بنایا جس کا نام تھا منڈل کمیشن. منڈل کمیشن کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاس ہے، تو ہم کن لوگوں کو سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاسز کہیں، اور ان کو کتنی اور کس طرح کی سویدھائیں ملنی چاہیے، کتنا ریزرویشن ملنا چاہیے. یہ منڈل کمیشن کا کام تھا. منڈل کمیشن کے ممبرس اس میں اس کے لیے اپوائنٹ کیے گئے. اور یہ جو منڈل کمیشن تھا اس نے اپنا رپورٹ 1980 میں سبمٹ کیا. جب اس نے اپنا رپورٹ سبمٹ کیا تو اس نے بھی اپنے رپورٹ میں یہی کہا کہ یہاں پہ آپ دیکھیے، اگر آپ اسکرین کے اور دیکھیں گے، اٹ واز آسکڈ ٹو ڈٹرمائن دا کرائٹیریا ٹو آئیڈینٹیفائی دا سوشلی اینڈ ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاس ان انڈیا اینڈ recommend steps to be taken for their advancement. The commission gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs be reserved for the socially and educationally backward classes. جب یہ جو منڈل کمیشن تھا، جب انہوں نے اپنا رپورٹ سبمٹ کیا تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ جو سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاس سے ان کو 27% ریزرویشن ملنی چاہیے. تو یہ انہوں نے ایسا کہا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو باقی یہ جو پارٹیز تھی، انہوں نے یہ مینیفیسٹو رکھا کہ اگر ہم اگلا الیکشن جیتتے ہیں، اگر آپ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. پھر کیا ہوتا ہے، یہ منڈل کمیشن کا رپورٹ آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، جنتا دل ایک پارٹی تھی، جنتا دل نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ رکھا. جنتا دل نے یہ کہا کہ اگر ہم رولنگ پارٹی رول کرنے آ جائیں گے، اگر آپ ہمیں ووٹ دیں گے، اگر ہم میجارٹی آف ممبرز اگر ہمارے ہوں گے، اگر ہم سرکار بنائیں گے تو ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ہم 27% جاب ریزرویشن دیں گے سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ کلاسز کو. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی دا پریزیڈنٹ آف انڈیا ان ہز ایڈریس ٹو دا پارلیمنٹ announced the intention of the government to implement the recommendations of the منڈل کمیشن. تو یہاں پہ پریزیڈنٹ آتا ہے، پریزیڈنٹ دونوں ہاؤس سے یہ کہتا ہے اپنے اسپیچ میں کہ ہم یہ جو منڈل کمیشن کے جو یہ ریکمنڈیشنز ہے، جو انہوں نے اپنا رپورٹ سبمٹ کیا ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، میں آپ کو الٹیمیٹلی بتاتا ہوں. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، پھر سے اس پہ بحث ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی یہ بل پاس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں اور یہ لا بن جاتا ہے. اس کو یہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اور بھیجا جاتا ہے اور اس کے لیے آرڈرس پہ نکالے جاتے ہیں. یعنی کہ اس کو ایگزیکٹو ونگ کے اور بھیجا جاتا ہے، پھر وہ اس کے لیے آرڈرس نکالتے ہیں اور یہ لا بن جاتا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اصل میں مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. یہ جو لا ہے جو پاس ہوا ہے، ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے. ہم یہاں پہ یہ ڈسکس نہیں کرنے جا رہے ہیں. وی وونٹ ڈسکس ویدر دا ڈیسیجن واز گڈ اور ناٹ. وی اونلی ٹیک دس ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ میجر ڈیسیجنز آر ٹیکن اینڈ امپلیمنٹڈ ان دا کنٹری. ہم یہاں پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، میجر پالیسی ڈیسیجنز، یہ کس طرح لیے جاتے ہیں، یہ ڈیسیجنز کون لے سکتا ہے، ایسے فیصلے کون کر سکتا ہے. تو یہ ہم اس میں یہاں پہ پڑھیں گے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ویدر سچ کائنڈ آف ڈیسیجنز وائر گڈ اور ناٹ، ہمیں یہ ڈسکس نہیں کرنا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیے، جب یہ پاس ہوا پارلیمنٹ سے، جب بل پاس ہوئی، جب یہ لا بن گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد یہ نیوز پیپر میں چرچا ہونے لگا اور جو نیوز چینلز ہیں ان پہ اس نیوز چینلز پہ ڈبیٹ ہونے لگا اس بات کو لے کے کہ ان کو ریزرویشن ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. اس کے بعد پروٹیسٹ بھی ہوا، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. کچھ لوگ اس کے فیور میں پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے
सॉरी ये लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए, कुछ ये कह रहे थे कि नहीं ये इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, इससे इनइक्वलिटी होगी, इससे जो बाकी जो युवा है, बाकी जो यूथ है उनको प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह का लॉ इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। इन ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनको 27% रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, चूँकि आप जानते हैं कि जब इस तरह के मसले दरपेश आते हैं तो इसके लिए जुडिशरी होती है, यानी कि जो थर्ड ऑर्गन है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, इस केस को सुप्रीम कोर्ट की ओर पहुँचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस पे इसकी जो रीडिंग्स है वो पढ़नी शुरू कर दी। इस पे काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, बहस होने के बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई इस बात को लेके। ये सारा कुछ सुनने के बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने यही फैसला दिया कि उनको ये लॉ है इट इज़ वैलिड। उन्होंने इस लॉ को नल एंड वाइड नहीं करार दिया। उन्होंने ये कहा कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और उनको 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे ये सवाल है, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड किया, वो उन्होंने ये किया कि इसके लिए एक कमीशन बिठाना चाहिए, वो जो उन इलाकों में जाके ये देखे कि कौन से लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। अब आप मान लीजिए, मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए अगर आपका गांव बैकवर्ड होगा या आपका एरिया बैकवर्ड एरिया होगा, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि तमाम लोग वहाँ पे बैकवर्ड होंगे। ऐसा मुमकिन है कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वेल ऑफ फैमिली से होंगे, जिनका इनकम अच्छा होगा, जो पढ़े लिखे भी होंगे, उनको ये सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, उनको आप एग्जेम्प्ट कर दीजिए, उनको आप बाहर निकालिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आप किसी इलाके को बैकवर्ड करार देते हैं, उसमें जो लोग रहते हैं उन तमाम लोगों को आप बैकवर्ड मत कहिए। उसमें जो वेल ऑफ होंगे, जो अमीर लोग होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, उनको आप इससे निकाल दीजिए, उनको इस तरह की सुविधाएँ नहीं मिलनी चाहिए। बाकी जो लोग बचते हैं, जो वाकई सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होंगे, उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि ये लॉ जो ये बिल जो पास हुआ, क्या ये सही लॉ था या ये लोगों के अगेंस्ट था, इससे क्या हुआ, ये हमें नहीं देखना है, बल्कि हमें ये देखना है कि डिसीजंस किस तरह लिए जाते हैं। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जॉइंट सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर निकाला था, उस पर हंगामा हुआ, लोगों ने ये कहा, और सरकार के जो बाकी कर्मचारी थे, जो बाकी जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने ये कहा कि दैट द जॉइंट सेक्रेटरी इज़ नॉट हैविंग द राइट टू मेक सच काइंड ऑफ ऑर्डर्स। जॉइंट सेक्रेटरी ऑर्डिनरी ऑर्डर्स निकाल सकता है, बट ऐसे मेजर पॉलिसी डिसीजन जो होते हैं वो उसका राइट नहीं है, वो इस तरह के मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकता है। बट ये जो काम है, ये आप अच्छे से देख चुके हैं आपके, ये जो काम है मेजर पॉलिसी डिसीजंस का जो काम होता है वो लेजिस्लेचर का होता है। इसलिए इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर बहस हुई, इसके बाद प्रेसिडेंट ने इस पर साइन किया, ये फिर पास हुआ, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना था, इम्प्लीमेंट भी इसको किया गया, फिर लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया, फिर इसको सुप्रीम कोर्ट पहुँचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इसको देखा, परखा, ये देखा कि कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं है, कहीं लोगों को इससे परेशानी तो नहीं होगी, कहीं लोग इसे एक्सप्लॉइट तो नहीं होंगे। ये सारा कुछ देखने के बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मोहर लगा दी और इसको बाकायदा तौर पास किया। तब से ये चलता आ रहा है। आज भी हम देखते हैं कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास होते हैं उनको रिजर्वेशन मिलती है, जॉब में उनको रिजर्वेशन मुहैया है। तो यहाँ तक मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश की कि डिसीजन कौन ले सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे डिसीजन, मेजर पॉलिसी डिसीजनस जो है ये किसका राइट है। तो अब आप जान चुके हैं कि इस तरह का राइट जो है वो लेजिस्लेचर के पास है। लेजिस्लेचर वो बॉडी है जो इस तरह के लॉज बना सकता है, जो बड़े डिसीजंस ले सकता है। बाकी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप होता है वो इस तरह के डिसीजंस नहीं ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।